पूरे हिंदुस्तान में जिस हिसाब से मुखालफत हो रही है, जिसे अक्सरियत से लेके सभी लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी स्कीम लागू है। और अगर हम अक़लियती तबका एक दिमाग बना लिया है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार की स्कीम आए, लोग मुखालफत कर रहे हैं, वो मुखालफती रहे, तो हम इसलिए उसके साथ में, उस स्कीम के साथ में जाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये मैसेज जाए कि अब अगर स्कीम लागू है तो उसका फायदा उठाना चाहिए, उसके अंदर जाना चाहिए। नहीं जाने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं, नुकसान ही होगा। वो जो उम्र होती है, मैं पहले ही बोला कि मालेगांव शहर के नौजवानों के लिए हिंदुस्तान भर में उसके क्या हालात बनेंगे, क्या असरात बनेंगे, वो नहीं मालूम मुझे, मगर मालेगांव शहर के नौजवानों को बहरहाल उसका फायदा होगा। और अगर मालेगांव शहर में एक मकसद के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए अगर ट्रेनिंग सेंटर 16 साल की उम्र में खोलने की बात हम कर रहे हैं, तो हम कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला कर रहे हैं कि एक ट्रेनिंग सेंटर अगर बनेगा, अगर तुम्हारे नौजवान फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो उससे तुम्हारे समाज को ही फायदा होने वाला है, समाज को ही उसका फायदा होगा। वो आगे चल के हर तरीके से, अगर 4 साल में उसको 30 से 40 हजार पगार मिलती है, उसके बाद 11 साढ़े 11 लाख रुपया उसको एक साथ रिटायरमेंट के वक्त उसको पैसा मिलता है, तो कोई ना कोई कारोबार या किसी न किसी फील्ड में जा सकता है। और दूसरी बात जो मैं बोला कि यार फौज में जाने के बाद उसकी जो समाज में इज्जत बनती है, देखो एक बात ऐसी है कि एक जज होता है, जज की पगार महीने की ज्यादा से ज्यादा 2 लाख 2.5 लाख होती है। एक वकील बड़ा जो है वो महीने भर में ऐसे 25 केस लड़के 50 लाख कमाता है, मगर बहरहाल जज की अपना एक रेपुटेशन होता है, अपनी एक इज्जत होती है। तो सवाल हर वक्त सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, सवाल रेपुटेशन और इज्जत का भी होता है। अगर मालेगांव शहर से हम उस स्कीम में कुछ नौजवानों को भी शामिल कर दिए तो बहरहाल शहर में एक फौज में से लोग आए, फौज में गए, ये हमारे शहर का एक नाम होगा। और हम यही चाहते हैं कि फिजिकली तौर पे नौजवान स्ट्रांग हो, उससे दूसरे कई जो दूसरे मसाइल हैं, कहीं ना कहीं जो 16 साल की मैं बोला उम्र है उसमें ही नौजवान दूसरी तरफ जाता है, तो ट्रेनिंग सेंटर से उसको कई फायदे होंगे। जो गलत रास्ता इस्तेमाल करता है उस उम्र में नौजवान, उस उम्र से मैं भी गुजरा हूँ, आप भी गुजरे, सबको पता है वो उम्र कैसी होती है। तो उसमें अगर उसको एक ट्रेनिंग सेंटर मिलता है और वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होता है तो इसमें किसी का नुकसान होगा ऐसा मैं तो नहीं मानता। अगर उसका सिलेक्शन नहीं भी होता तो भी मुझे नहीं लगता कि उसका कोई नुकसान है, उसका बहरहाल हर तरीके से फायदा ही होने वाला है। लेकिन अगर कोई बगैर मकसद के कोई चीज शुरू की जाए तो वो मुमकिन नहीं होती। आमतौर पे तो फिजिकली मेंटली ट्रेनिंग ये सब होना चाहिए, मगर जब हम एक फौज में शामिल होने के लिए एक बड़ी स्कीम है, उसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे, हमारी ऐसी मालूमात है, तो उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और उसके लिए हम फॉर्म भरेंगे। और हम यही चाहते हैं कि मुखालफत का जो ये तरीका था, कहीं न कहीं से अगर वो स्कीम लागू हुई है तो उसमें शामिल हिंदुस्तान भर से लोग हों, खास तौर से अक़लियती तबका। इस मकसद से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अब इस सवाल पे अगर किसी और को पूछना है तो पूछें, फिर मुझे 12 नवंबर पे उस पर बात करना है। मुझे ये भी सामने आ रही है कि 4 साल फौज में रहने के बाद जो आर्म ट्रेन नौजवान रहेंगे वो 4 साल के बाद समाज के लिए खतरा भी हो सकता है। क्या खतरा होंगे समाज के लिए? आर्म ट्रेन अगर नौजवान हैं तो वो किसी भी तरीके से हार्मफुल हो सकता है समाज के लिए। वो तो 4 साल के बाद उनकी जॉब की कोई गारंटी गवर्नमेंट ने नहीं दी। हाँ, गारंटी नहीं लिए, मगर उसको पैसा मिलेगा। ऐसे कौन से तुम्हारे नौजवान 26 साल की उम्र में नौकरी पा ले रहे मालेगांव में? अगर अपनी पाकिस्तान या चाइना से वार हुई तो जो ठेके वाले वो जाएंगे लड़ने, बोलेंगे कि यार हम तो ठेके में 4 साल बाद हमको रिटायर कर देंगे, यार हम देखो, मुस्तकिल नहीं रहेंगे। ये मुल्क का जब सवाल है तो फौज में आदमी हो कि ना हो, उसका एक तरीका है कि कौन कब लड़ेगा। अगर जब मुल्क पे ही हमला हो जाए और मुल्क के ही लड़ने की बात आए तो तुमको और मुझे भी एक वक्त हो जाएगा कि अगर लड़ना पड़ा तो लड़ना पड़ेगा। पहले फौज लड़ती है, बाद में तो पहले फौज ही लड़ेंगी ना, जब तादाद कम हो जब जाती है तादाद तो कम शहरियान होंगी। की भी जरूरत तो पड़ती है। ये ऐसा है कि जो लोग ट्रेनिंग लेंगे तो उनके अंदर कुछ तो जज्बा आएगा मुल्क का। सिर्फ सवाल हर एक वक्त तरह से पैसे जो का ही नहीं अक़लियत पे होता। इल्जाम आता है हमेशा हुब्बुल वतनी में कमी का, ये एक स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी हुब्बुल वतनी बता सकते हैं। शहीद अब्दुल हमीद से लेकर कारगिल की जंग तक जो है तनासुब बहुत कम है अपने कम लोगों है। में। हाँ। इतनी मुखालफत के बाद भी रुकी नहीं, तो उसमें शमूलियत नहीं करने का कोई बात, कोई मकसद ही नहीं बचा। तुमको तो एक स्कीम है वो पूरे मुल्क के लिए है,
तो उसमें तुमको शामिल ही होना तुम्हारे लिए मुफीद है, ना कि अगर मुखालफत होंगी तो सबसे पहले एक मुसलमानों की एक मेंटलिटी बनी रहती है कि यार अगर मोदी सरकार की स्कीम और इतनी मुखालफत हो रही तो अपने लिए तो है ही नहीं वो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो स्कीम मुल्क की है, वो कोई सरकार या कोई पार्टी की नहीं है। फौज में तो अब तक कोई फिरका परस्ती नहीं आई है, जात बिरादरी मजहब वहाँ है ही नहीं है। वहाँ सिर्फ ये है कि दुश्मन देखो अटैक करो, वहाँ यही चीज रहती है। जो सीधी सादी स्कीम में लोग जाते नहीं, तो ये तो तनाजा आती है कितने जाएंगे। बताओ कि अगर हम उसकी मुखालफत करते रह गए तो भी वो रुकने वाली है नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया। और मुखालफत ही करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, जो जा सकते हैं वो भी रुक जाएंगे। साहब बोलते थे कि जब सौराष्ट्र चळवळ चालू हुई थी बम्बई की, तो उस वक्त सबसे ज्यादा मुखालफत करने वाले SM जोशी थे कि ये मूवमेंट मत चला। लेकिन जब अक्सरियत ने फैसला किया कि हमको महाराष्ट्र चळवळ करना है, तो उस कमेटी के सदर SM जोशी थे। जब उन्होंने देख लिया कि भाई अक्सरियत अब रुकने वाली बात नहीं है, तो ऐसे ही आदमी पे उन्होंने भरोसा किया जो मुखालफत कर रहे थे। जब हमारे ऊपर वो नाफिज हो गई तो हमारा काम है उसको फेस करना और उससे फायदा उठाना। खास तौर पे अकलियत जो बोला गया कि भाई 25 साल की उम्र तक सिर्फ स्ट्रगल ही करते हैं लोग। बच्चे आमतौर पे आप देखेंगे नौजवान स्ट्रगल ही करते, अगर कुछ पैसा जमा हो गया तो आगे स्ट्रगल की नौबत नहीं आएगी। तो ऑनलाइन फॉर्म जो अभी जा रहे हैं उसके आप यहाँ से करेंगे, ऑफिस से शुरू कर रहे हैं।